अपने YouTube चैनल स्टडी विथ नागेश्वर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं गणित। और गणित में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नए चैप्टर को। अभी त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे थे, उसका भी न्यूमेरिकल करवाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम सभी में चलेंगे क्योंकि सिलेबस को जल्दी कवर करना है। तो इसीलिए आज हम लोग चालू कर रहे हैं दो चरराशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको आज हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले इसको समझने से पहले हमें थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा, तभी हम इसको समझ पाएंगे कि समीकरण होता क्या है ना। तो आइए पहले समझते हैं राशियां क्या होती हैं, उसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। देखिए राशियां क्या होती है इसको समझते हैं। ठीक है, राशियां, जो राशियां होती है दो प्रकार की होती है। राशियां कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली हमारी होती है चर राशि और दूसरी होती है अचर राशि। ठीक है, पहले देखिए राशियां दो प्रकार की होती है, चर राशि होती है और अचर राशि होती है। तो चर राशियां कौन सी राशियां होती है? चर राशियां ऐसी जिनका मान बदलता है ना, जिसका मान बदले या जिसका मान बदलता हो, जिसका मान बदलता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? चर राशि। और जिसका मान ना बदले, जिसका मान ना बदले, ठीक है, जिसका मान ना बदले उसको हम लोग क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। जिसका मान बदले वो चर राशि, जिसका मान ना बदले वो अचर राशि। समझ में आ रहा है ना? जिसका मान बदले वो क्या है? चर राशि, और जिसका मान ना बदले वो अचर राशि। अच्छा, इसमें कौन कौन सी होती है? इसको हम लोग एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी हो, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। किसको? चर राशियों को। और अचर राशियों को हम लोग किसे प्रदर्शित करते हैं? संख्यात्मक मान से। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, है ना, गिनती से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारा पाई भी हो गया, क्योंकि पाई का मान कितना होता है? 22/7 हो गया। जी हमारा हो गया, जी का मान कितना होता है? 9.8 होता है मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो ये सब क्या है? ये हमारी क्या है? अचर राशि है, और ये हमारी चर राशि है। चर राशियां ऐसी भौतिक राशि है जिसका मान बदलता रहे, उसे हम लोग उसको हम लोग क्या कहते हैं? चर राशि। और चर राशियां जो होती है उसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से दिखाते हैं। और अचर राशियां क्या होती हैं? जिसका मान ना बदले, और उसको हम लोग क्या करते हैं? आंकिक मान से दिखाते हैं, संख्यात्मक मान से। 1 2 3 4 5 है ना। तो ये हमारी हो गई राशियां। ठीक है, तो पढ़ना क्या है? हमें समीकरण पढ़ना है। ठीक, अब समीकरण पढ़ने से पहले एक चीज और समझना पड़ेगा कि समीकरण है क्या। समीकरण को समझने से पहले आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा बहुपद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल, बहुपद। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद क्या होता है? देखिए बहुपद समझते हैं। बहुपद वह होता है, बहुपद वह होता है जिसमें चर राशि की घात ना तो ऋणोत्तर पूर्णांक हो और ना ही भिन्नात्मक हो, और ना ही भिन्नात्मक हो। आप कहेंगे ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यार यहीं से समीकरण निकलता है, बहुपद से ही हमारा समीकरण निकलेगा। ठीक है, इसलिए ये सब बता रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोग बताएंगे। अब जैसे मैंने लिख दिया x² + 5, तो क्या ये बहुपद है?
तो इसमें हमें बहुपद को चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, चरराशि को देखेंगे। ये तो भाई अचर राशि हुई ना, इससे कोई मतलब नहीं है। अभी मैंने आपको चरराशि और अचर राशि बता दिया क्या है, तो इसमें इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्या है, अचर राशि है। तो हमें देखना क्या है, चर राशि को देखना है। तो देखो चर राशि ये है, और चर राशि की क्या देखना है, घात देखना है। चर राशि की घात, केवल चर राशि की घात आप देखो। चर राशि की घात क्या होना चाहिए, ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए और ना ही भिन्नात्मक होना चाहिए, है ना। ना तो ऋणात्मक होना चाहिए और ना ही भिन्नात्मक, यही हमें देखना है। तो ये देखिए, ये दो जो है, दो चर राशि की घात है। अब ये घात ना तो क्या है, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक आप पढ़े होंगे, आप पूर्णांक पढ़ चुके होंगे, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। पूर्णांक तीन होते ना, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक, ठीक है। धन पूर्णांक, जैसे पूर्णांक का मतलब जो पूर्णांक हो, 1 2 3 4 5, ये सब क्या, धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक क्या होता है, -1 -2 -3 -4 etc, है ना। और शून्य केवल 0 होता है। तो इसमें जो ये x की पावर 2 दिया है वो क्या है, वो धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और हाँ, जब ये धनात्मक पूर्णांक है तो ये क्या हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बहुपद। क्या ये बहुपद है, जी हाँ बहुपद है। क्यों, क्योंकि चर राशि की घात, इसमें चर राशि x है और चर राशि की घात 2 है, जो कि क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और मैंने बताया कि बहुपद वो नहीं होगा जिसमें चर राशि की घात क्या हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो, और क्या हो, ऋणात्मक हो। जैसे लिख दिया x की पावर -3 + 5, तो क्या ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें जो चर राशि की घात है वो क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है ना। इसमें चर राशि की घात क्या हो जाएगी, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो जब चर राशि की घात ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है। ये बहुपद है लेकिन ये बहुपद नहीं, क्योंकि चर राशि की घात क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। आइए आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल। अच्छा, जैसे ये लिख दिया x + 1/x, तो क्या ये बहुपद है, देखिए बटे में नहीं होना चाहिए, बटे में अगर है ना तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो x + x की पावर क्या हो जाएगा, -1। क्यों, देखो इसकी पावर कुछ नहीं दिया है, इसकी पावर कुछ नहीं है, तो जिसकी पावर कुछ नहीं होता उसको हमेशा कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। जिसका पावर कुछ ना उसको हमेशा कितना मानेंगे, 1। और जो बटे में होता है उसको ऊपर ले जाते हैं ना, तो उसकी पावर जो होती है, प्लस में होगा तो माइनस, और माइनस में है तो प्लस, समझ में ना। तो ये देखो प्लस में था, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1। तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें जो चर राशि की घात है वो क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, इसलिए ये बहुपद नहीं है। क्लियर। अच्छा, एक दो और देखते हैं एग्जांपल। जैसे लिख दिया x की पावर, चलो y में लिख दिया y की पावर 3/2 + 5 y + 6, क्या ये बहुपद है। इसमें हम चर राशि की घात देखेंगे, तो इसमें चर राशि कौन सी है, y है, और यहाँ भी y है। तो इसमें जो चर राशि की घात है वो क्या है, 1 है, और इसमें चर राशि की घात क्या है, 3/2। तो ये इसमें तो 1 है, ये तो धनात्मक है। लेकिन ये वाला देखो, ये क्या हो गया, ये भिन्नात्मक है। भिन्नात्मक का मतलब जिसको भाग करने में दशमलव में आ जाए। अब जैसे 3/2 का मतलब क्या है, 1.5 नहीं आएगा भाग करोगे तो ये भिन्नात्मक माना गया। पूर्णांक होना चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, भिन्नात्मक मान है, क्योंकि इसको भाग करोगे तो 1.5 आएगा, तो ये बहुपद नहीं है। मैंने पहले बता दिया आपको, क्या ना तो भिन्नात्मक हो और ना तो ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो ये क्या है, ये भिन्नात्मक मान है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। क्लियर। अच्छा, ये बताओ बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद है। क्यों, क्योंकि 2 से भाग करोगे तो 2 दूना 4, पूरा का पूरा कट जाएगा। अब इसमें देखो चर राशि की घात क्या आ गई, 2, इसमें चर राशि की घात 1, और सब क्या है, धनात्मक है। और मैंने कंडीशन क्या बता रखा है, ना तो ऋणात्मक हो और ना ही भिन्नात्मक हो। तो ये हमारा हो गया बहुपद। अच्छा, एक दो एग्जांपल आपको देते हैं, आप बताइए। जैसे लिख दिया मैं y की पावर 5/5
का 3 प्लस वाई प्लस 2 ये बहुपद है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यार ये भिन्नात्मक हो गया। 5 में 3 से भाग करोगे तो दशमलव में आ जाएगा, है ना, 1 दशमलव समथिंग 1.6 करके कुछ आएगा। और अगर यहीं के कहीं पे 6 हो जाता तो बहुपद हो जाता, क्योंकि 3 दूनी 6 पूरा का पूरा कट जाता। तो ये तो बहुपद हो जाएगा, लेकिन वो 5/3 बहुपद नहीं होगा। अच्छा, कुछ रूट वाला बताते हैं आपको। जैसे लिख दिया √2x प्लस √5x² प्लस 2, क्या ये बहुपद है? जी हाँ, बिल्कुल बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें x की घात क्या है? धनात्मक है। हमें इससे नहीं मतलब है, अचर राशि से मतलब नहीं कि अचर राशि को बिल्कुल नहीं देखना, हमें देखना किसको है? चर राशि को देखना। तो चर राशि की घात क्या है? धनात्मक है बस, है ना। लेकिन अगर कहीं ऐसे लिख दिया जाए √x प्लस x प्लस 1, तो भाई इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 प्लस x प्लस 1। अब देखो चर राशि की घात क्या हो गई? भिन्नात्मक। कहोगे 1/2 कैसे लिख दिए? देखो रूट का मतलब होता है, देखो यहाँ पे मूल कितना होता है? रूट। अगर केवल रूट लिखा होता है तो इसका मतलब हमेशा जो रूट चालू होता है वो 2 से ही चालू होता है। यहाँ पे कुछ नहीं था, इसका मतलब यहाँ पे 2 है। और जब 2 के बाद आता है 3 होता है। कभी एक मूल्य नहीं निकालते, हमेशा हम लोग 2 से चालू करते हैं। तो 2 से चालू होता है इसलिए उसको लिखते नहीं, उसको मान ही लेते 2 लिखा होगा तो इसके अंदर कुछ भी होगा। तो 2 अगर मूल होता तो उसकी पावर लिख देते हैं 1/2। अगर यही इतना लिखा होता तो इसको क्या लिखते हैं? x की पावर 1/3। अगर कहीं ऐसे लिखा होता तो इसको क्या लिखते? x की पावर 1/4, यानी जितना यहाँ पे होता है उसको 1 में लिख देते हैं। तो अगर इसकी बात की जाए कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो इसको चेक कर लो। ये कितना आ जाएगा? x की पावर 1/2 1/2 प्लस x प्लस 1। तो ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि x का मान क्या हो गया? भिन्नात्मक हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये वाला देख लेते हैं। क्या ये बहुपद है? इसको चेक करो बहुपद है कि नहीं है। तो 6 है और इसकी पावर हो जाएगा 1/2 प्लस x प्लस 2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो इसका मतलब इसमें गुणा होता है, तो 6 × 1/2 हो जाएगा। 2 3 6, कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो x की पावर 3 प्लस x प्लस 2, इसका मतलब ये बहुपद है। क्लियर? तो हमें लग रहा है बहुपद समझ में आ गया होगा। अब इसको देखो लिखते कैसे हैं बहुपद को। देखो जैसे लिखा है 5x² प्लस का 6x प्लस 2, ये बहुपद है, ठीक है। अच्छा देखो इसमें चर राशि है कौन सी? x है। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं कि ये जो मान है ये बहुपद है। किसमें है? x में है। किसमें बहुपद है? x में। तो इसको लिखते हैं px, ठीक है। अगर कहीं ऐसे लिख देते 4y³ प्लस 3y² प्लस 2y प्लस 1, तो ये देखो ये बहुपद है, लेकिन किसमें बहुपद है? y में। तो इसको क्या लिखेंगे? py qy कुछ भी आप लिख सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं आप यहाँ पे लिखो, लेकिन यहाँ पे आपको y ही लिखना पड़ेगा अगर y में बहुपद है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बहुपद। अब बहुपद से बनता है हमारा क्या? समीकरण। अब यहां से आते हैं हम लोग, मूव करते हैं किस पे? समीकरण पे। समझते हैं समीकरण क्या है। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए समीकरण क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो जब किसी बहुपद का मान 0 हो जाता है तो उसे समीकरण कहते हैं। तो उसे समीकरण कहते हैं, ठीक है। जब किसी बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। जब किसी बहुपद का मान 0 हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था, मान लीजिए आपको क्या था? 3x²
प्लस का 5x प्लस 2, ये बहुपद किस में है? x में है। और अगर इसी बहुपद का मान, यानी बहुपद क्या है, px ही तो बहुपद है ना, अगर इसी बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, यदि px बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। तो ये बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। इसी को क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब समीकरण में जो होते हैं दो पक्ष होते हैं। समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक इधर होता है और एक बराबर के उधर होता है। ठीक है ना, और दोनों पक्ष क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऐसे खड़े हो जाते हैं और देखते हैं जो इधर होता है ये कौन सा हाथ है, ये हमारा लेफ्ट है, और ये हमारा क्या है, राइट है। तो इसको बोलते हैं RHS। RHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाले को क्या बोल देते हैं, LHS। इसको बोल देते हैं राइट हैंड साइड। क्लियर, RHS राइट हैंड साइड और इधर वाले को LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारा बन गया क्या, समीकरण बन गया। अब जो समीकरण होता है वो कई प्रकार के होते हैं। समीकरण हमारे क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। यही आपके हाई स्कूल की सिलेबस में है, लेकिन अब बेसिक आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप सवाल ही नहीं लगा पाएंगे। तो चलते हैं समीकरण के अब टाइप्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी आप कई प्रकार के समीकरण पढ़ेंगे, बहुत तरह के समीकरण होते हैं। ठीक है, पहले तो आप पढ़ते हैं रैखिक समीकरण। ये कक्षा 9 में आपको पढ़ाया गया होगा। इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, और एक होता है द्विघात समीकरण, ये भी आपको पढ़ना है। द्विघात समीकरण, यही दोनों आपको पढ़ना है। तो जो पढ़ना है वही आपको बता रहे हैं। अच्छा, रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण वो होता है जिसमें चरराशि की घात क्या हो, एक हो, जिसमें चरराशि की घात एक हो, उसे क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। सच है, जैसे मैंने लिख दिया y प्लस 2 बराबर 0, है ना। तो इसमें देखो चरराशि की घात क्या है, एक ही तो है, क्योंकि जिसका घात कुछ नहीं होता उसको मैंने बताया था एक मानते हैं। और दूसरा मैं लिख दिया x प्लस 5 बराबर 3x प्लस 4। तो इसमें भी देखो चरराशि की घात एक एक, तो इसको क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण बोलेंगे। समझ में आ गया रैखिक समीकरण। और द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसमें चरराशि की घात क्या हो, दो हो, जिसमें चरराशि की घात क्या हो, दो हो। जैसे x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। इसमें देखो चरराशि की घात कितनी हो गई, दो। तो कहोगे सर जी एक भी तो है ना, ये दिमाग में आएगा, कहोगे एक भी है। नहीं यार, जो चरराशि की घात क्या होती है, जो चरराशि की घात होती है वो चरराशि की सबसे उच्चतम घात ही चरराशि की घात कहलाती है। तो ये एक है और ये दो है, तो उच्चतम घात कौन सी है, दो। तो इसमें चरराशि की घात कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। इसमें चरराशि की घात क्या हो, दो हो, जिसमें चरराशि की घात दो। क्लियर, जिसमें चरराशि की घात क्या हो, दो। तो हमें लग रहा है आप इतना समझ गए होंगे। रैखिक समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण जिसमें चरराशि की घात एक हो, द्विघात समीकरण जिसमें चरराशि की घात दो हो। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब पढ़ना जो है उस पे आते हैं हम लोग। पढ़ना हमको ये है, दो चर वाले, दो चर राशि वाले होने चाहिए यार, या दो चर वाले जो भी हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म माने होता है जोड़ा। एक समीकरण नहीं, इसमें दो समीकरण देंगे हल करने के लिए। एक समीकरण से आप हल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब चर राशियों की संख्या कितनी होगी, दो। देखो बात है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर मतलब ऐसा समीकरण जिसमें चर राशियों की संख्या कितनी हो,
2 हो। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशियों की संख्या 2 हो, जैसे ये लिख दिया x प्लस वाई बराबर 5। और रैखिक कहा है तो इसमें देखो, अच्छा इसमें चर राशियों की संख्या कितनी हो गई 2, x भी एक चर राशि है और y भी एक चर, दोनों अलग अलग है, x और y तो अलग अलग संख्या तुम मानना। तो ये जो हो गया x और y, तो x की घात कितनी है 1, y की घात कितनी है 1, तो ये बन गया क्या रैखिक समीकरण। और चर राशियों की संख्या कितनी है 2, तो ये हो गया 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण। अब हमें क्या करना है, 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल पढ़ना है। युग्म का मतलब जोड़ा, ऐसे लिख दिया। तो ये पहला समीकरण और ये दूसरा। अब युग्म मतलब 2 समीकरण। 2 समीकरण हमें ऐसे लेने हैं, 2 समीकरण हमको ऐसे लेने हैं जिसमें क्या हो, 2 समीकरण ऐसे लेने हैं जिसमें चर राशि की घात क्या हो 1 हो, जिसमें चर राशि की घात क्या हो 1 हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसी को हमें क्या करना है, हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कई सारे मेथड्स हैं, उन मेथड्स को अप्लाई करेंगे। तो पहले जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है क्या, कई तरीके से इसको हम हल करेंगे। एक तो हमारा होता है क्या, विलोपन विधि। दूसरा हमको पढ़ना है विस्थापन विधि, और तीसरा पढ़ना है वज्र गुणन खंड विधि। ठीक है, ये सारे मेथड्स हैं जिसकी सहायता से हमें क्या करना है, समीकरण को हल करना है। विलोपन विधि, विस्थापन विधि और वज्र गुणन खंड विधि, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या करना होगा, प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होगा, एक एक को हम स्टेप बाय स्टेप समझाते रहे। तो पहले जो पढ़ना है वो हमें शायद विलोपन विधि ही पढ़ना है ना। तो विलोपन विधि 1 मिनट देख ले रहे पहले क्या पढ़ना है। पहले विलोपन विधि ही पढ़ना है। तो विलोपन विधि स्टार्ट करें, ठीक है। ठीक, तो इसमें करना क्या है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें ये करना है किसी भी एक चर राशि के गुणांक को बराबर कर लेंगे, किसी भी एक चर राशि के गुणांक को बराबर करेंगे, किसी भी एक चर राशि के गुणांक को बराबर करेंगे तथा उनका चिन्ह विपरीत करेंगे। ठीक है, किसी भी एक चर राशि के गुणांक को बराबर करेंगे और उनका जो साइन होता है वो क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे, विपरीत करेंगे। ठीक है, समझा। बस अब विलोपन का मतलब क्या होता है, किसी भी एक चर राशि को क्या करना है, विलुप्त कर देना है। और इसी की सहायता से किसी भी एक चर राशि को विलुप्त कर देंगे। मतलब उसको क्या करेंगे, एक चर राशि को विलुप्त करेंगे तो दूसरे चर राशि का मान निकल जाएगा। क्लियर, तो ये आप कॉपीराइट कर दीजिए, मिटा दें। चलो ठीक है, मिटा दें। ये सब तो पढ़ाए थे और बताए थे, है ना।
अच्छा, कुछ नियम है समीकरण के, उसको भी थोड़ा सा दिमाग में रख लें। समीकरण के नियम क्या है? अभी मैंने बताया था समीकरण में कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं, एक तो राइट हैंड साइड होता है और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष, है ना, दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो अगर हम मान लीजिए अगर हम दाएं से बाएं पे जा रहे हैं, दाएं से बाएं, कहां पे जा रहे हैं? दाएं, यानी अगर हम इधर जा रहे हैं, उल्टा हो गया, बाएं से, अगर हम बाएं से दाएं पे जा रहे हैं तो अगर इधर प्लस है ना, इधर अगर प्लस है और हम इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर इधर प्लस है इधर गए तो माइनस, और अगर इधर माइनस है या इधर माइनस है और इधर जाएंगे तो प्लस, अपोजिट होता है। अगर प्लस है उधर गए तो माइनस, माइनस है इधर आएंगे तो प्लस, माइनस है इधर गए तो प्लस, प्लस है तो इधर गए माइनस, ठीक है ना। फिर ऐसे होता है, इधर अगर गुणा है इधर गए तो भाग, इधर भाग तो इधर जाने पर गुणा, ठीक है ना, अपोजिट होता है। प्लस इधर गए तो माइनस, माइनस इधर आए तो प्लस, माइनस इधर गए तो प्लस, प्लस इधर आए तो माइनस, गुणा इधर गए तो भाग और गुणा इधर आए तो भाग, है ना, उल्टा होता है इसका। तो ये थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। ये सब आपको पढ़ाया जा चुका होगा, कक्षा 8 से ही चालू होता है, वहां पे पढ़ाया गया होगा। प्लस इधर जाने पर माइनस, माइनस इधर आएंगे तो प्लस, प्लस इधर गए तो माइनस, और भाग इधर आए तो गुणा, गुणा उधर तो भाग, गुणा भाग गुणा, उल्टा ये करना। अब विलोपन विधि से लगाते हैं एक दो सवाल, ठीक है, मिटा दें इसको। देखिए क्वेश्चन लिख दे रहे हैं भाई, एक प्रश्न लिख दे रहे हैं। लिखा है 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 7, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण आपका दिया हुआ 2x प्लस y बराबर, तो दूसरा समीकरण देखो यही बात का है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। देखो एक समीकरण ये दिया और दूसरा समीकरण ये दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? युग्म हो गया। और देखो इसमें चर राशि कितने हैं? दो, एक तो x है और दूसरा y, इसमें भी x है और इसमें भी y, तो इसका मतलब चर राशि कितने में? दो, और दो समीकरण है तो इसलिए उसको क्या बोलते? युग्म। अब इसको हमें हल करना है किससे? विलोपन विधि से हल करना है। किससे हल करना है? अब विलोपन विधि से हल करने के लिए मैंने बताया क्या, किसी एक चर राशि के गुणांक को बराबर करेंगे, किसी भी एक चर राशि के गुणांक को बराबर करेंगे, और साइन क्या करेंगे? अपोजिट करेंगे, विपरीत करेंगे, है ना, साइन विपरीत करेंगे, और किसी जिसका साइन अपोजिट करेंगे उसको क्या करेंगे? विलुप्त कर देंगे। तो देखिए हम चाहे x को बराबर कर लें या फिर y को, तो यहां पर कितना है? 5y, और यहां पर कितना है? 1y, यहां पर 5y, यहां पर 1y। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 5 से गुणा कर दे, तो 5 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ भी 5y हो जाएगा और यहाँ भी 5y, बराबर हो जाएगा ना। तो सीधा सीधा जो काम करेंगे लिखेंगे समीकरण 2 में 5 से गुणा करके घटाने पर, अच्छा घटा क्यों रहा हूं? क्योंकि ये प्लस है और ये भी प्लस है, और मैंने बताया क्या, साइन क्या करना है? विपरीत करना है, एक प्लस तो दूसरा माइनस, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, कि घटाएंगे तो ये प्लस में था क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? इसको ऐसे लेना तो 4x प्लस बराबर 7, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसी में करेंगे। तो ये कितना, देखो 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 5y होगा ना, तो गुणा कर दें तो सभी में करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें करेंगे और इसमें करेंगे, तो 5 से इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा?
5 दूनी 10 प्लस इसमें 5 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 5y, और इसमें 5 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10। अब क्या करना है, घटाना है, तो घटा दो। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, जो प्लस हो माइनस, जो माइनस हो प्लस। तो ये प्लस में था क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस में था किसमें हो जाएगा माइनस, ये प्लस में था किसमें हो जाएगा माइनस। तो ये क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, जितना प्लस उतना माइनस, तो वो हो जाएगा 0। ये कटता नहीं घटता है, ठीक है। 5 में से 5 में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखो 4x में से कितना घटाना है -10x, 4x में से -10x घटाएंगे कितना आएगा माइनस का 6x, क्योंकि जो ज्यादा होता है ना उसी का साइन लगाएंगे, माइनस वाला ज्यादा देते हैं माइनस लगाएंगे। और -10 में से 7 घटाओगे तो माइनस का कितना बचेगा 3 ही तो बचेगा ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3 बटा माइनस का 6। देखो मैंने अभी बताया था, यहाँ देखो गुणा है ना 6 से, क्या है गुणा, अब गुणा है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, गुणा है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग। अब माइनस माइनस का भाग क्या होता है प्लस होता है, तो 3 का नाम 3 3 दूनी 6, यानी x बराबर कितना आ गया 1/2 आ गया। x का मान कितना आ गया 1/2 आ गया। अब इसको क्या करना है, समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, तो लिखेंगे x बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी समीकरण में आप जैसे रखोगे x का मान आ गया y का मान। हमें देखो समीकरण को हल करने का मतलब ये हुआ कि x और y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है x और y का मान निकालना है। तो x का मान निकल गया, तो y का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, x का मान इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, तो हम इसमें रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4, और x की जगह पर कितना रखेंगे 1/2। देखो गुणा तो है, x से इसमें गुणा, तो गुणा हो जाएगा 1/2 प्लस का 5 बराबर का 7, तो 2 से काट दिया, 2 दूना 4, 7 - 2 5 ही तो बचेगा। देखो प्लस में था उधर गया तो क्या हो गया माइनस, यही तो बताया था ना, प्लस में होगा उधर जाएगा तो माइनस, माइनस में होगा उधर जाएगा प्लस, गुणा होगा तो भाग और भाग होगा तो गुणा। तो y बराबर कितना आ गया 5/5, तो y बराबर कितना आ गया 1 आ गया, है ना। तो लिखा जाएगा अतः x बराबर 1/2, y बराबर 1, यही होगा हल, ठीक है। और इसको आप चेक भी कर सकते हो, कल बताएंगे। आज इतना काफी है, डिटेल में चलेंगे तो पूरा का पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ठीक। लिख लो।